हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रितेश स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, मैं साइंस जीके का पार्ट 7 लेके आया हूँ। इससे पहले भी मैं 6 पार्ट लेके आया था। बिहार दरोगा, इंटर लेवल मेंस, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी और बाकी सारे कंपटीशन एग्जाम में साइंस जीके एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है। साइंस जीके के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो पर जाएँ और सारे क्वेश्चन को सोल्व करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता दें। तो इस तरह से मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। चलता हूँ पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बल और वेग के गुणनफल को कहा जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी को क्या कहा जाता है? ए काम यानी वर्क, बी शक्ति पावर, सी ऊर्जा एनर्जी, डी संवेग मोमेंटम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पावर। बल और वेग के गुणनफल को हम लोग पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। एक बार सबका डेफिनेशन देख लेते हैं किस तरह से सबका हुआ। देखिए, वर्क इक्वल टू क्या होता है? बल गुना दूरी, फोर्स इंटू डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए पावर क्या होता है? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क इक्वल टू उन्होंने देखा कि बल गुना दूरी होता है, इसे समय से डिवाइड करते हैं। अब वेग इक्वल टू हमारा क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। तो हमारा पावर क्या हो जाएगा? बल गुना वेग। और देखिए एनर्जी का क्या होता है? पावर गुना टाइम होता है, और मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो आप सभी के फॉर्मूला को याद रख लीजिए। अब मैंने आपको पावर का फॉर्मूला निकालने का तरीका भी बता दिया। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? बल इंटू वेग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा बी शक्ति, यानी बल और वेग के गुणनफल को हम लोग शक्ति कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी? ए 1962, बी 1969, सी 1972, डी 1952। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। तो इसरो के बारे में थोड़ा कुछ और जान लेते हैं। तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। इसके फाउंडर विक्रम साराभाई थे, और इसका फाउंडेशन हुआ था, यानी इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रहों के नियम, लॉ ऑफ प्लैनेट्स को किसने प्रतिपादित किया था? हमारे ऑप्शन है ए न्यूटन, बी केपलर, सी गैलीलियो, डी कोपरनिकस। तो लॉ ऑफ प्लैनेट किसने प्रतिपादित किया था? बी केपलर ने लॉ ऑफ प्लैनेट्स प्रतिपादित किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC स्थित है। ए बेंगलुरु, बी महेंद्रगिरी, सी अहमदाबाद, डी श्रीहरिकोटा। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में स्थित है। डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाँचवें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तारों और हमारी आकाशगंगा के व्यास को मापने के लिए नियोजित उपकरण को कहा जाता है। ए फोटोमीटर, बी बैरोमीटर, सी विस्कोमीटर, डी इंटरफेरोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर की मदद से हम लोग तारों और आकाशगंगा के व्यास को मापते हैं। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यंग्स मॉडुलस किसका गुण है? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी ठोस और द्रव। तो यंग मॉडुलस किसका गुण है? यंग मॉडुलस केवल ठोस का गुण है, और यंग मॉडुलस का यूनिट जो होता है वो क्या होता है? पास्कल होता है। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सातवें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दबाव के बढ़ने के साथ किसी भी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है, बी कम हो जाता है, सी समान रहता है, डी 0 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दबाव बढ़ने यानी प्रेशर बढ़ने के साथ किसी पदार्थ का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट भी उसका बढ़ जाता है, और दबाव घटने के साथ साथ किसी पदार्थ का क्वथनांक भी यानी बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दो आवेशित पिंडों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी यदि वह समान हो। ए प्रतिरोध, बी चार्ज, सी विभव, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, दो पिंडों के बीच में कोई धारा तभी प्रवाहित होगी, तभी करंट उससे जाएगा जब उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगर पोटेंशियल अगर दोनों पिंडों का अगर इक्वल होगा तो उससे कोई भी धारा प्रभावित नहीं होगी। तो इसके लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ही जरूरी होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रडार का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रडार? ऑप्शन है ए रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, बी रीजन डिवाइस एंड रेंजिंग, सी रेडियो डिटेक्ट एंड रेंजेस, डी रेडियो डिवाइसेस एंड रेंजिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रडार का फुल फॉर्म क्या होता है?
रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन को देखते हैं। कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त धातु है। ए Na सोडियम, बी Ag चांदी, सी Ag मर्क्यूरी, डी Fe आयरन। तो किससे प्राप्त होगा? कॉपर सल्फेट से कॉपर किस तरह से निकाला जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी Fe यानी लोहा यानी आयरन से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। ए प्रोटॉन की संख्या, बी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सी न्यूक्लियॉन्स की संख्या, डी न्यूट्रॉन की संख्या। देखिए परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या होती है किसका बराबर होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। तो अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और उसकी संख्या के बराबर होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है तो उनकी संख्या के बराबर होता है द्रव्यमान संख्या। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिकों का नाम न्यूजीलैंड, मेंडलीफ और मेयर के विकास से जुड़े हुए हैं। ये तीनों वैज्ञानिक हैं न्यूजीलैंड, मेंडलीफ और मेयर। इनके नाम जो किससे जुड़ा हुआ है? ए परमाणु संरचना, बी धातु विज्ञान, सी सामग्री की आवर्त सारणी, डी तत्वों की खोज। तो इन सबका नाम जो जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है? सी नंबर सामग्री की आवर्त सारणी से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लो एस मैग्नेटाइट होते हैं। ऑप्शन ए Fe2O3, बी Fe3O4, सी FeCO3, डी Fe2O3.3H2O। तो लो एस मैग्नेटाइट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4। आंसर हो जाएगा बी नंबर Fe3O4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। जानवर द्वारा गर्मियों की नींद की घटना को कहा जाता है। ए हाइबरनेशन, बी शिथिलता, सी आलस, डी सुस्ती। इंग्लिश में देखते हैं ऑप्शन हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, लेजीनेस, लेथर्जी। तो गर्मियों को जो नींद को कहा जाता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन होगा यानी कि शिथिलता होगा। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। और हाइबरनेशन किसको कहते हैं? ठंडे के मौसम की नींद को हम लोग हाइबरनेशन कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। श्रवण की क्षति ध्वनियों के कारण होती है जो अधिक होती है। ऑप्शन ए 60 डेसिबल, बी 80 डेसिबल, सी 105 डेसिबल, डी 120 डेसिबल। तो सुनने की क्षति जो होती है यानी कि कानों पर जो बुरा प्रभाव पड़ता है अगर ध्वनि का अगर आवृत्ति जो होती है अगर 120 डेसिबल से अधिक हो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर 120 डेसिबल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां है? ऑप्शन है ए 206, बी 310, सी 554, डी 640। तो मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती है? 320 पेयर होती है यानी कि कुल मिलाकर 640 के लगभग मांसपेशियां होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर 640। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किस फसल में उगने में उपयोगी है? ऑप्शन है ए गेहूँ, बी धान, सी दाल, डी मक्का। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किस फसल के उगने में उपयोगी होते हैं? दलहन यानी कि दाल। हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा ऊतक भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है? ऑप्शन है ए फ्लोएम, बी पेरेन्काइमा, सी स्क्लेरेन्काइमा, डी जाइलम। तो कौन सा ऊतक पौधे में भोजन को विभिन्न भागों में पहुंचाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा फ्लोएम। अब विभिन्न भागों में जल को कौन पहुंचाता है? जाइलम। तो हमारा जो भोजन जो पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है वो क्या होता है? कौन सा ऊतक होता है? फ्लोएम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए कोशिका के डैश में प्रमुख रूप से संग्रहित होता है। ऑप्शन ए नाभिक न्यूक्लियस, बी गोल्जी बॉडी, सी प्लाज्मा झिल्ली साइटोप्लाज्म, डी कोशिका द्रव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो डीएनए कोशिका किस भाग में रहता है? डीएनए रहता है न्यूक्लियस में रहता है। कुछ भाग डीएनए का माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के गठन के लिए डैश की आवश्यकता होती है। ए कैल्शियम, बी विटामिन ए, सी लोहा, डी विटामिन B12। तो किसकी आवश्यकता होती है? हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर लोहा, आयरन की आवश्यकता होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जाते जाते बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए। इस तरह से मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।